हाँ जी बच्चों, ये जो चैप्टर है डिडक्शंस, नया चैप्टर है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम ग्रॉस टोटल इनकम में से हम क्या करते हैं सर, माइनस करते हैं अपनी डिडक्शंस को। अब ये डिडक्शंस बहुत सारी होती हैं और बहुत सारे अलग अलग पर्संस के लिए इलिजिबल होती हैं। मतलब वो इलिजिबल नहीं होते, पर्सन इलिजिबल होते हैं उनके लिए। जैसे कि सैलरीड क्लास पर्सन होता है, जैसे कि बिजनेसमैन होता है, कुछ स्पेसिफिक बिजनेसेस होते हैं, तो इस तरीके से हम कहते हैं। कुछ ट्रस्ट होती हैं, तो बहुत अलग अलग नंबर ऑफ पर्सन जो हैं इनके लिए इलिजिबल होते हैं। और वो इलिजिबल कब होते हैं, वो इलिजिबल तब होते हैं सर जब वो इनके अंदर लिखी हुई कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। कंडीशंस का मतलब क्या है, कंडीशंस का मतलब इस तरीके से है, जैसे कि मैंने आप लोगों को शायद इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर भी ये चीज बताई हो कि हमने ये बोला कि मैं एज अ शॉपकीपर हूं, मान लीजिए शॉपकीपर हूं, मैंने आपको बोला, मैंने कहा सर आप मेरी दुकान में 15 तारीख से पहले आइए और 50,000 रुपए की शॉपिंग कीजिए तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक है, आप मेरे पास में आए 13 तारीख को, आपने 70,000 रुपए की शॉपिंग की, डिस्काउंट मैंने आपको दे दिया। ठीक है, अगर आप मेरे पास में आते हैं 20 तारीख को, शॉपिंग करते हैं 2 लाख रुपए की, मैं आपको 1 भी रुपए का डिस्काउंट नहीं दूंगा क्योंकि आपने रूल का वॉयलेशन कर दिया था, 15 से पहले नहीं आए थे। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि आप मेरे पास में आए हैं 12 तारीख को और मेरे से आपने शॉपिंग कर ली है 5 लाख रुपए की, तब भी मैं आपको कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा। नहीं सॉरी, 12 तारीख को आप मेरे पास में आए हैं और आपने 30,000 रुपए की शॉपिंग की है, तब भी आपके पास में कोई डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा सर, मैंने कंडीशन क्या डाली थी, 50,000 रुपए की। तो डेट भी जरूरी थी और अमाउंट भी जरूरी था, तभी आपको वो चीजें मिलती। यानी कि यहाँ पे कुछ रूल्स लिखे गए हैं डिडक्शन चैप्टर के अंदर, हर डिडक्शन के अंदर कुछ रूल्स लिखे गए हैं। कोई भी पर्सन जब तक उन रूल्स को फॉलो नहीं करता, उसमें लिखा हुआ अमाउंट उसको डिडक्शन के तौर पे नहीं मिलता। तो रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। ओके, अच्छा, अब ये अलग अलग रूल्स हैं अलग अलग डिडक्शन के अंदर। सबसे पहली हमारे पास में डिडक्शन और सबसे लंबी जो डिडक्शन है वो कौन सी है, 80C, और इसके बाद है 80G। ठीक है, 80C है हमारे पास में। 80C एक इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन है। इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन है, इसका मतलब क्या बनता है कि सर नॉर्मली ये ना हम मानते हैं कि ये बिजनेस क्लास पर्सन के लिए नहीं, सैलरीड क्लास पर्सन के लिए है। आपके और मेरे जैसे लोग हैं ना, छोटा छोटा अमाउंट कमाने वाले, वो क्या नाम है, इसको इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखते हैं। तो ये क्या है, एक इन्वेस्टमेंट या पेमेंट बेस्ड डिडक्शन है। पेमेंट बेस्ड डिडक्शन क्यों कह रहा हूं, इन्वेस्टमेंट तो समझ में आ गया कि सर इसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। पेमेंट बेस्ड क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सर जब तक आप इसकी एक्चुअल पेमेंट नहीं कर देंगे तब तक आपको इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, आउटस्टैंडिंग बेसिस पे नहीं मिलेगी। ठीक है जी, जैसे कोई मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम, सॉरी, अगर आपने कोई प्रीमियम पे करना है, अभी देखेंगे किस तरीके का प्रीमियम होता है। अगर आपने कोई प्रीमियम पे करना है और वो प्रीमियम आपने एक्चुअली पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग बेसिस पे चल रहा है, तो आपको डिडक्शन लेने का अधिकार नहीं है। तो कहने वाला मतलब ये है, कहने का मतलब ये है सर, अमाउंट जो है वो पेड होना चाहिए। देखिए इस चीज को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा मार्कर से, और मार्कर लेकर के बैठा करो। ठीक है, अच्छा, ठीक है सर, इन्वेस्टेड या फिर पेड। ठीक है सर, अच्छा, दूसरा इसकी एक लिमिट है। लिमिट कितनी है, ये जितने भी अमाउंट मैं आप लोगों को भी पढ़ाऊंगा, इसको सबको कंक्लूड करके 1,50,000, यानी कि इन सब के अंदर आप डिडक्शन, इन सब के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं चीजों के अंदर। और अगर वो अमाउंट 1,80,000 पे पहुंच गया तो रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट कितना है सर, 1,50,000 का रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट है। ये हमारे को देखना है। ठीक है जी, ये हमारे को ध्यान रखना है। तो सर दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो एक्चुअली पे होना चाहिए और दूसरा 1,50,000 जो है, 1,50,000 इज द लिमिट फॉर सेक्शन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। ओके सर, चलो आओ अब पढ़ लेते हैं कि क्या क्या करें हम, किन किन चीजों के ऊपर डिडक्शन क्लेम करने का हमें अधिकार है। नंबर 1 है प्रीमियम पेड ऑन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। आप इसको लिख लीजिए, प्रीमियम पेड टू लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है जी, या फिर ये भी ठीक ही लिखा, प्रीमियम नहीं लिखा हुआ, पॉलिसी लिखा हुआ है।
प्रीमियम पेड ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है जी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर अगर आपने कोई प्रीमियम पे किया है तो आप जितना भी आपने प्रीमियम पे किया है उसका डिडक्शन लेने को आपको अधिकार है। यहाँ पे कुछ देखने वाली बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि किसके लिए मैं ये प्रीमियम पे कर रहा हूं, किसकी लाइफ पे कर रहा हूं। तो सर हिमसेल्फ, अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए। स्पाउस का मतलब क्या, अगर मैं एक मेल कैंडिडेट हूं तो स्पाउस का मतलब वाइफ से है, और अगर मैं एक फीमेल कैंडिडेट हूं तो हस्बैंड से है ना। तो स्पाउस हमने बोला, तो किसके लिए पे करेंगे सर, खुद के लिए पे कर सकते हैं, स्पाउस के लिए पे कर सकते हैं, बच्चों के लिए पे कर सकते हैं। इनको ना कंक्लूड कर देते हैं, इनको ना कंक्लूड कर देते हैं, इनको एक नाम दे देते हैं। नाम क्या दे देते हैं, इनको बोल देते हैं सर फैमिली। इनको क्या बोल देते हैं सर, फैमिली। ठीक है सर, फैमिली के लिए दे देता हूं मैं। अच्छा, अब जब मैं ये कहता हूं, जब मैं बच्चों की बात करता हूं तो जरूरी नहीं है कि बच्चे मेरे छोटे छोटे ही हों। बच्चे क्या हो सकते हैं, बच्चे सर माइनर भी हो सकते हैं, मेजर भी हो सकते हैं, मैरिड अनमैरिड कोई भी हो सकते हैं। तो किसी के नाम पे भी ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम, LIC प्रीमियम मैं पे कर सकता हूं। तो देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑन द नेम ऑफ हिमसेल्फ, स्पाउस और एनी चाइल्ड ऑफ सच इंडिविजुअल, चाहे वो कोई भी हो, माइनर हो, मेजर हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, कोई भी हो। और दूसरा, ये प्रीमियम कौन पे कर सकता है सर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली करता पे कर सकता है। हिंदू अनडिवाइडेड का फैमिली हेड पे कर सकता है। किसके लिए, एनी मेंबर के लिए, किसी भी मेंबर के लिए, किसी भी मेंबर के लिए। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अब आप देख लीजिए यहाँ पे अच्छे से आंखें खोल करके, ये कहीं पे भी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ फादर और मदर, नहीं लिखा हुआ। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो जितना लिखा है उतना ही देखना है, उससे फालतू नहीं देखना। सर फैमिली के अंदर तो आपने तो फैमिली बोला था ना, फैमिली के अंदर तो बहुत कोई आते हैं। मैं तो अपने बहन को भी अपनी फैमिली मानता हूँ, अपना क्या नाम है, उनको भी फैमिली मानता हूँ, उनके बच्चों को भी फैमिली मानता हूँ। नहीं सर, यहाँ आपकी फैमिली की बात नहीं हो रही, यहाँ पे जो डिफाइन किया गया है वही सिर्फ फैमिली है, उसी से फैमिली का मतलब है। ठीक है सर, ओके। अच्छा जी, अब मैं ये कहता हूं कि आपको कितना कितना इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है, कहां तक रिस्ट्रिक्टेड है। मतलब मन कर रहा है जी हमारा, हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी थी 2 लाख रुपए की, मैंने उसके ऊपर प्रीमियम पे कर दिया 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए प्रीमियम पे कर दिया। तो इस हिसाब से नहीं, रिस्ट्रिक्शन है, प्रीमियम के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है। सर अभी तो आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी 1,50,000 की, अब ये कौन सी रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो। गलत मत समझना मेरी बात को, बिल्कुल सही समझना। सर दोबारा बोल रहा हूं, 1,50,000 की डिडक्शन की लिमिट थी सारे टोटल अमाउंट्स के ऊपर। ये अभी टोटल नंबर 1 चल रहा है, ये अभी नंबर 1 चल रहा है, टोटल अभी बहुत लंबा है। तो 1 के लिए लिमिट इसके अंदर है। अच्छा सर, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो एक तो हायर लिमिट है जो बाहर है, और एक ये 1 पॉइंट के अंदर क्या लिमिट है वो हम पढ़ने वाले, वो हम पढ़ने वाले। ठीक है सर, आ जाओ अब पढ़ लेते हैं। दिमाग में पहले क्लियर होना चाहिए करने क्या वाले हैं सर, कर क्या रहे हैं। ठीक है, वरना बच्चे पूछते हैं ये बातें, सर 1,50,000 अभी तो बोला था, अभी अंदर की लिमिट क्या बता रहे हो। ठीक, अब देखो सर, सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अगर ये पॉलिसी आपको दी गई है साल 1/4/2003 से पहले, 1 अप्रैल 2003 से पहले अगर आपको दी गई है, तो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम मान लो कितना हो सकता है, मैक्सिमम 20% ऑफ सम एश्योर्ड। सर ये सम एश्योर्ड का मतलब क्या है, पॉलिसी, मान लो आपकी 2 लाख रुपए की पॉलिसी है, आपने उसके ऊपर प्रीमियम पे कर दिया 50,000 रुपए। 50,000 रुपए क्या अलाउड है, नहीं सर, 40,000 मैक्सिमम लिमिट, 40,000। बात समझ में आई। सर मैंने अगर और कहीं कोई डिडक्शन ली ही नहीं, यानी कि एक पॉइंट के बाद में मैंने और कोई पॉइंट के अंदर इन्वेस्ट ही नहीं किया, तो क्या मैं 1.5 लाख ले सकता हूं, नहीं ले सकते सर, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। आपका पॉइंट नंबर 1 का इन्वेस्टमेंट था, और पॉइंट नंबर 1 की मैक्सिमम लिमिट कितनी है सर, 20%। 2 लाख की पॉलिसी के ऊपर 20% बनता है 40,000। इसका मतलब सर 50,000 में से जो 10,000 थे वो जाया हो गए, वेस्ट हो गए। हाँ बेटा वेस्ट हो गए, उसकी डिडक्शन आपको लेने का अधिकार नहीं है। बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अगर इशू की गई है इन बिटवीन 1/4/2003 से 31/3/2012 तक, ठीक है जी, इस लंबे टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं, अगर इसके बीच में की गई है तो भी 20% ऑफ सम एश्योर्ड,
तब भी क्या 20% ऑफ सम एश्योर्ड। तो सर फिर आप इसको ऐसे क्यों नहीं कह देते कि 1/4/2012 से पहले, आप अगर चाहो तो ये भी लिख सकते हो, लेकिन हमारे पास में ये बाद में एक्सटेंडेड हुआ है इसलिए यहाँ पे इस तरीके से ऐसे लिखा हुआ है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि सर 1/4/2012 से पहले की जितनी भी पॉलिसी है उनके ऊपर सम एश्योर्ड का 20% मैक्सिमम प्रीमियम हो सकता है जिसका की डिडक्शन क्लेम करने का मुझे अधिकार है। पे करूंगा ज्यादा, डिडक्शन नहीं मिलेगी। आगे चलते हैं सर। अगर इशू की गई है 1/4/2012 के बाद, लेकिन पे की गई है, इशू की गई है कब, इस एक साल के अंदर। ये एक साल कौन सा है, 12/13। 12/13, इसको आप 12/13 लिख लो, ठीक है जी, 12/13, ठीक है जी। 12/13 के अंदर अगर इश्यू की गई है तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड, 10% ऑफ सम एश्योर्ड। और अगर इशू की गई है 2013 से, 2013 से ऑन द लाइफ ऑफ, अब यहां पे कुछ स्पेशल होने जा रहा है, ध्यान देना। ये क्या था, ये नॉर्मल पर्सन था। ये कौन था, ये नॉर्मल पर्सन था सर। नॉर्मल पर्सन के लिए कितना मैक्सिमम है सर, 10% ऑफ सम एश्योर्ड, यानी कि पॉलिसी की अमाउंट का 10%। चलते हैं आगे सर। इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/2013 ऑन द लाइफ ऑफ, इनकी लाइफ पे, किसकी, विद डिसेबिलिटी अंडर सेक्शन 80U। सर 80U के अंदर क्या बताया गया, 80U पहले पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां पे एक डिसेबल पर्सन है, वहां पे एक डिसेबल पर्सन है जो इनकम अर्न कर रहा है। सो डिसेबल पर्सन कैसे इनकम अर्न करेगा, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन बच्चे मुझसे पूछ लेते हैं। क्यों नहीं कर सकता, उसके हाथ में मान लो कोई हाउस प्रॉपर्टी थी जिसका उसको रेंट आ रहा था, क्या खुद जाकर के काम करना जरूरी होता है, डिसेबल पर्सन है। अच्छा सर, डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट कौन देगा, मेडिकल प्रैक्टिशनर देगा, और कौन देगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे डिसेबिलिटी की हम क्राइटेरिया भी बाद में फिक्स करेंगे कि किसको हम डिसेबल कहते हैं। बाकी अभी हम क्या कह रहे हैं, अगर डिसेबल पर्सन के लिए वो पॉलिसी है तो कितना हो जाएगा सर, देखो एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दिया, कितना, सम एश्योर्ड का 15%, ठीक है। और अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि किसी स्पेसिफिक डिजीज से ग्रस्त है, जिसको कि बताया गया 80DDB के अंदर, सर कौन कौन सी बीमारी है, अभी छोड़ दो इसको, वहां पे लिखा हुआ होगा अंडर सेक्शन 80DDB, ठीक है। 80DDB के जब जब पहुंचेंगे तब वहां पे पता लग जाएगा। तो हम क्या कहते हैं कि अगर कोई पर्सन है जिसके लिए की पॉलिसी ली गई है, कब ली गई है, डेट भी मेंशन है, डेट मेंशन है 1/4/2013 के बाद, ठीक है। और ये पर्सन कौन है, स्पेसिफाइड पर्सन है जो कि 80U के अंदर डिसेबिलिटी से ग्रस्त है या फिर कोई ऐसी डिजीज से ग्रस्त है जिसे कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 80DDB में। तो ऐसे पर्सन के लिए, ये नॉर्मल पर्सन नहीं है, हमारे आपके जैसे पर्सन नहीं है, ठीक है जी। तो ऐसे पर्सन के लिए हम कहते हैं 15% ऑफ सम एश्योर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम अगर पे किया जाता है तो वो अलाउड है, 15% से ज्यादा अलाउड नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, सम एश्योर्ड शैल नॉट इंक्लूड बोनस ओब्लिक प्रीमियम एग्रीड टू रिटर्न, यानी कि रिटर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई पॉलिसी का अमाउंट होता है कि अगर आप बीच में लैप्स कर देते हैं और उतना अमाउंट आपको मिल जाता है, या फिर आपको कोई बोनस भी, उसके अंदर कोई बोनस भी मिलते हैं, पार्ट होते हैं ये, कभी पॉलिसी खरीदोगे तो पता लग जाएगा। जैसे आपका वहां पे होता है ना नो क्लेम बोनस कार इंश्योरेंस के अंदर, कि अगर आप पूरे साल नहीं लोगे तो आपको बोनस मिल जाएगा, उससे प्रीमियम पे फर्क पड़ जाता है। अच्छा जी, तो ये डेट्स आपको याद रखनी है जी। सर हाँ जी, सर इसमें 2013 तक का ही दे रखा है, उसके आगे फिर क्या 10% ऑफ सम अश्योर्ड ही है हाँ जी, कि सर अगर हमने ज्यादा भी भरा है तो भी 10% की तो 10%, डिडक्शन। हाँ जी, हाँ। मैंने बोला ना आपको कि आपकी पॉलिसी थी जी, आपकी पॉलिसी नहीं, नहीं आपकी पॉलिसी नहीं कहूंगा, आपके पिताजी की पॉलिसी कहूंगा। आपके पिताजी ने आपके नाम के ऊपर पॉलिसी ली, कितने की ली सर, 5 लाख रुपए की। अब 5 लाख रुपए का 10% कितना बनता है जी सर, 50,000 बनता है ना। यस उन्होंने सर। प्रीमियम पे कर दिया 70,000, 20,000 उनके वेस्ट हो गए, डिडक्शन नहीं मिलने की। ओके सर। अच्छा जी, हाँ जी। यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है इसको पढ़ लेते हैं एक बारी। मेच्योरिटी अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग बोनस, इंक्लूडिंग बोनस, सॉरी ड्यूरिंग बोनस नहीं, इंक्लूडिंग बोनस
अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज नॉट एग्जम्प्ट। ठीक है जी। मेच्योरिटी अमाउंट, इसका मतलब क्या हुआ? वो LIC की टैगलाइन सुनी है कभी? जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी। यस सर। साथ होगा, डेट ऑफ मेच्योरिटी आ जाएगी। एक सेकेंड ठहरना बच्चों, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है बीच में। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि आपने वो टैगलाइन सुनी होगी ना, जीवन के बाद भी, जीवन के साथ भी। इसका मतलब क्या हुआ? मेडिक्लेम प्रीमियम में, मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम में ऐसा नहीं होता। इसमें किसमें होता है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में होता है। यानी कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में क्या होता है, अगर आपने एक टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड के लिए करवाया था और अभी भी आप जिंदा है, तो डेट ऑफ मेच्योरिटी आ जाएगी और डेट ऑफ मेच्योरिटी पे आपको अमाउंट मिल जाएगा, उसका जो भी पॉलिसी का होगा, जो भी अमाउंट फिक्स हुआ होगा। लेकिन अगर एक्सपायर कर जाते हैं तो क्या नाम है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अमाउंट मिल जाता है। तो इसलिए कहते हैं जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या रेलेवेंस है उस चीज की? मान लो आपने कोई मेच्योरिटी अमाउंट रिसीव किया और किसी भी साल मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ठीक है, उस परसेंट से ज्यादा प्रीमियम आपका आपने दिया, जो परसेंटेज अभी मैंने आप लोगों को यहां पे बताई है, तो ये अमाउंट जो आपको मेच्योरिटी पे रिसीव हुआ है ना, दैट शैल बी टैक्सेबल, दैट शैल बी टैक्सेबल। फिर एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। तो हम क्या कहते हैं? अच्छा, एक बात और बता दूं सर, अभी तो आप डिडक्शन पढ़ा रहे थे, आप एग्जम्पशन पे कैसे पहुंच गए? मैंने डिडक्शन वहीं खत्म कर दी जहां पे वो पॉइंट्स खत्म हो गए थे ना ऊपर। डिडक्शन का चैप्टर का काम वहीं खत्म हो गया, वहीं खत्म हो गया। अब जब मैं बात कर रहा हूं पॉलिसी का अमाउंट मिलने की, तो एक इनकम हो रही है ना, अब कुछ पे थोड़ी कर रहा हूं, अब तो इनकम की बात कर रहा हूं कि डेट ऑफ मेच्योरिटी पे मेरे को अमाउंट रिसीव हो रहा है पॉलिसी का। तो सर जब अमाउंट रिसीव हो रहा है, दैट शैल ट्रीटेड एज इनकम। तो मेरा वो पॉइंट डिडक्शन वाला वहीं खत्म हो गया था। अब मैं बात कर रहा हूं सर इनकम के ऊपर क्या एग्जम्पशन मिलेगी, लेकिन एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी बोला मैंने। कब नहीं मिलेगी? जब आपका प्रीमियम किसी भी साल में बताए गए परसेंटेज से, जो आपको बताई गई है, चाहे 15% हो, 20% हो या 10% हो, एज द केस में भी, से एक्सटीड कर गया तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। अदरवाइज एग्जम्पशन मिलेगी अंडर सेक्शन 10। सेक्शन 10 एक पूरा का पूरा चैप्टर है ऐसी इनकम्स का जिसके ऊपर की टैक्स नहीं लगता। एग्जम्प्टेड इनकम का पूरा चैप्टर है एग्जम्प्टेड इनकम का, सेक्शन 10। ठीक है, तो उसी का, क्योंकि यहाँ पे उसका रेलेवेंस दिया हुआ है ना, LIC की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो पॉइंट भी डाल दिया गया। अच्छा जी, और फिर सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है सम रिसीव अंडर कीमैन इंश्योरेंस 80DD3 एंड कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी नॉट एग्जम्प्ट, यानी कि इसकी भी एग्जम्पशन नहीं मिलती। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी जहां होती है वो स्पाउस के हाथ में कब टैक्सेबल हो जाती है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा सर, अब आपके लिए ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन, यहाँ क्या लिखा हुआ है और साथ ही सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। लिखा हुआ डेट ऑफ पॉलिसी, डेट ऑफ इश्यू ऑफ पॉलिसी 1/4/2011। दिमाग में डेट क्या रखनी है? लो दोबारा से देख लो, दिमाग में डेट क्या रखनी है? 1/4/2012, उससे पहले या बाद में? 1/4/2012 उससे पहले या बाद में? ठीक है सर, यानी कि 12-13 को जहन में रखना है। यस सर। अब देखना 1/4/2011 12-13 से पहले आता है, हाँ सेल्फ के लिए दिया है, हाँ सर अलाउड है। ठीक है, सम एश्योर्ड कितना है? 3 लाख की पॉलिसी है, प्रीमियम पे कर दिया कितना? 40,000। अब जरा मेरे को इसका बताना बिफोर वाले का रेट कितना था, जल्दी से। 20%। 20%। यहाँ पे है कितना? 3 लाख का 20% कितना बनता है, जल्दी बताओ। 60,000। 60,000। 60,000 के अंदर है? हाँ सर, 40,000 60,000 से कम होता है। ठीक है जी, अलाउड है। फिर 1/5/2014 बाद की बात है। ठीक है, किसके लिए? स्पाउस के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्पाउस हमारे चाचा जी नहीं होते, स्पाउस होता है जीवन साथी, स्पाउस के लिए अलाउड है। सम एश्योर्ड कितना था सर? 1.5 लाख रुपए। ठीक है जी, अब 1.5 लाख का कितना परसेंट? 10%। 10%। कितना बनता है? 15,000। भाई साहब ने पे कितना कर दिया? 20,000। 5,000 गलत कर दिया ना, 5,000 एक्स्ट्रा पे कर दिया, नहीं करना चाहिए था।
तो इसको एग्जम्पशन कितनी मिलेगी? 15,000। चलो आगे चलते हैं। 1/6/2016 हैंडीकैप सन, 3% पे आएगा। ठीक है, ये वो स्पेसिफिक में आ गया ना। 4 लाख, 4 लाख पे इसने पे कितना कर दिया? 80,000। परसेंटेज कितना अलाउड था? 15%। 15% कितना बनता है? 60,000। इसने पे कर दिया 80,000। मैक्सिमम कितनी मिलेगी? 60,000। एक बच्चा पता है मेरे को क्या कहता है इस क्वेश्चन के ऊपर? कहता है सर इसको तो बेचारे को फुल्ली अलाउड करना चाहिए ना। मैंने कहा हाँ, एक काम करो, कोई भगवान ना करे फिजिकली चैलेंज हो जाए या फिर बाय बर्थ था या फिर कुछ भी था, उसके नाम पे दुनिया भर के बेनिफिट ले लो, उसके नाम पे दुनिया भर के बेनिफिट ले लो। फिर मैंने कहा यहाँ पे पॉलिसी एश्योर्ड, सम एश्योर्ड 3-4 लाख रुपए लेने की क्या जरूरत है? 200 करोड़ की पॉलिसी लो और फुल अमाउंट क्या नाम है एग्जम्प्ट कर देना तुम्हारे हिसाब से कि सर इसको तो पूरी छूट दे देनी चाहिए क्योंकि फिजिकली चैलेंज है ये। तो 100 करोड़ की पॉलिसी लो और 100 करोड़ रुपए का क्या नाम है उसको परसेंटेज दे दो। तो 100 करोड़ की पॉलिसी के ऊपर 100 करोड़ के 100 करोड़ उसके फुल्ली एग्जाम, मजा ही आ गया। ऐसे थोड़ी होता है। तो सर जितना अलाउड है उतना ही देखना है हमें, भावनाओं में नहीं बहना। अच्छा सर आगे चलते हैं। तो मेरे ख्याल है ये परसेंटेज सबको याद हो गई होंगी, कोई इसमें गलती नहीं करने वाला। डेट और परसेंटेज याद रखनी है, जरूरी है, और वो नंबर 1 पॉइंट के लिए थी। ओके सर आगे चलते हैं। आगे क्या लिखी हुई है? नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड सुपर एनुएशन फंड। लिख लो इसको, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एसपीएफ मींस स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ मींस पब्लिक प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ मींस रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और एसएएफ मतलब स्टैट्यूटरी सुपर एनुएशन फंड, सॉरी सुपर एनुएशन फंड। ठीक है जी। अच्छा, इनके अंदर अगर किसी पर्सन ने कंट्रीब्यूशन किया है किसके नाम पे? अगेन देख लो, इंडिविजुअल अपने नाम पे खुद, स्पाउस या फिर किसी भी बच्चे के नाम पे अगर किया है तो वो क्या है? वो एग्जम्प्ट है। सर इसकी अपर कैप कितनी है? नहीं है, नहीं है। अच्छा सर अगर मैं 1 पॉइंट के अंदर, फर्स्ट पॉइंट के अंदर ऑलरेडी डिडक्शन क्लेम कर लेता हूं 40,000, तो आने वालों के लिए मेरी 40,000 की लिमिट एग्जॉस्ट हो जाती है। कितनी रह जाती है? 1,10,000। यानी कि अगर मैंने आगे की कोई डिडक्शन नहीं ली है, आगे के कोई पॉइंट्स नहीं लिए इसके अंदर, तो सेकंड पॉइंट के लिए ओपन अमाउंट कितना है 40,000 के बाद में? सर 1,10,000। ठीक है जी। किसके नाम पे? इंडिविजुअल, स्पाउस, एनी चिल्ड्रन। और अगर यही चीज की है, यही कंट्रीब्यूशन दिया है किसने? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के कर्ता ने। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के कर्ता ने अगर किया तो किसी भी मेंबर के लिए वो कर सकता है। डन, खत्म, शुरू होते ही खत्म। अगला क्या है? सब्सक्रिप्शन टू सुकन्या समृद्धि अकाउंट, आजकल चली हुई है। किसके लिए होती है? गर्ल चाइल्ड के लिए होती है, ठीक है ना? यस सर। तो उसके अंदर अगर कोई सब्सक्रिप्शन दिया गया है, सिर्फ बेटियों के लिए है। सिद्धांत तेरा और मेरा कुछ नहीं हो सकता बेटा, सिद्धांत अपनी बेटी के लिए ले सकता है जो फ्यूचर में होगी। ठीक है, आगे चलते हैं जी। सब्सक्रिप्शन टू नेशनल सेविंग स्कीम, रटा मार लो इसके ऊपर फटाफट से। एनएससी के अंदर अगर हमने कोई सब्सक्रिप्शन दी है, अब ना जिनके ना जो पता क्या है, डिडक्शंस ऐसे अगर लेकर के बैठ जाओगे ना कभी भी याद नहीं होगी। पता है ध्यान किनके ऊपर देना है? जिनके अंदर कोई लिमिट्स दी हुई है, जिनके अंदर कोई परसेंटेज दिए हुए हैं। तरीका पढ़ने का क्या है सर? वर्क हार्ड का जमाना नहीं है आजकल, स्मार्ट वर्क का जमाना है। तो हमें क्या करना है? हमें इनको ना 3-4 बार देखना है, 3-4 बार देखना है। एक बार को हमारे दिमाग में आ जाएगा। देखो इस ना ऊपर वाले के अंदर दिया हुआ था, ना उससे ऊपर वाले में कोई परसेंटेज दिया हुआ था, ना मैक्सिमम अमाउंट दिए हुए थे। काय को टाइम वेस्ट करने का है? सीधा सिंपल इनके नाम याद करो। अब अगला लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन टू एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनएसएस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, बॉन्ड्स इशूड बाय नाबार्ड। ठीक है जी। अप्रूव्ड इक्विटी या फिर डिवेंचर्स, नोटिफाइड म्यूचुअल फंड या फिर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, या फिर नोटिफाइड डिपॉजिट अंडर द स्कीम पेंशन फंड नोटिफाइड बाय नेशनल हाउसिंग बैंक। ये इसके अंदर कुछ मन में बिठाने वाला, कोई भावना जोड़ने वाली चीज ही नहीं है। भावना जोड़ने वाली चीज कहाँ होती है? भावना जोड़ने वाली चीज वहां होती है जहां कोई परसेंटेज दियो। हाँ सर वहां प्रैक्टिकल बनता है।
वहां हमें याद रखना पड़ेगा, डेट को हमें वहां याद रखना पड़ेगा, टाइम को वहां याद रखना पड़ेगा, हमें परसेंटेज को, सम एश्योर्ड को। तो वहां पे भावनाएं जोड़ते हैं हम थोड़ी सी, इनके साथ में भावनाएं नहीं जोड़नी, इनको तो बस फटाफट से 3-4 बार देखने का है, 4-5 बार मुंह में याद करने का है। बाहर चक्कर मारने गए या नीचे घूमने गए या कहीं पे भी, मतलब आजकल तो नहीं जा रहे हैं, कोई बात नहीं, मुंह में बस बोलते रहना है, अपने आप याद हो जाएगा। और अगर याद नहीं भी होता है ना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसको तुम इतनी बार अपने मन में देख चुके हो और पढ़ चुके हो कि अगर ये तुम्हारे सामने आ जाएगा ना, तुम पहचान लोगे, बशर्ते तुमने 5 से 6 बार इसको अच्छे से रीड आउट किया हो। ठीक है सर। नेक्स्ट है हमारे पास में एनी सम डिपॉजिट इन, यहां पे याद रखना है, ध्यान से रखना। अब इसको है ना कंक्लूड करके एक बात करते हैं कि हमारे पास में हमने पोस्ट डिपॉजिट के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर, पोस्ट डिपॉजिट के अंदर नहीं, पोस्ट ऑफिस के अंदर एक टर्म डिपॉजिट करवाया। अच्छा, सर कह रहे हैं टर्म डिपॉजिट करवाया। टर्म डिपॉजिट का मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए? सर नॉट लेस देन 5 ईयर्स। एफडी 5 साल से कम की भी होती है ना? होती है सर, होती है। तो 5 साल से कम की भी एफडी होती है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमारे पास में नंबर 1 एफडी कहां पे? पोस्ट ऑफिस के अंदर। देखो क्या लिखा हुआ है, अकाउंट अंडर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ठीक है जी, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये याद कर लिया। 5 साल से कम नहीं होना चाहिए, पोस्ट ऑफिस के अंदर होना चाहिए डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस के अंदर। और तीसरा क्या है? टर्म डिपॉजिट फॉर फिक्स डिपॉजिट नॉट लेस देन पीरियड नॉट लेस देन 5 ईयर्स। ठीक है, तो 3 चीजें हैं यहाँ पे। नंबर 1 क्या? सीनियर सिटीजन, क्या नाम है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। नंबर 2, पोस्ट ऑफिस के अंदर एफडी कोई कराई है, या फिर आपने शेड्यूल बैंक के अंदर कोई एफडी करवाई है जिसका कि टाइम पीरियड 5 साल से कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे भावना कितनी जुड़ेगी? यहाँ भावना सिर्फ 5 साल वाली के साथ में जुड़ेगी। एक तो हम याद रखेंगे सर एफडी कहां पे कराते हैं? सर पोस्ट ऑफिस में कराते हैं और नेशनलाइज शेड्यूल बैंक में कराते हैं। ठीक है जी, शेड्यूल बैंक के अंदर, यानी कि जितने भी बैंक दिख रहे हैं तुम्हारे को, सारे के सारे शेड्यूल बैंक है। आरबीआई के रजिस्ट्रेशन के अलावा कोई काम नहीं कर सकता आजकल। दूसरा हमारे पास में क्या? पोस्ट ऑफिस है। इन दोनों के अंदर एफडी करानी है हमारे को, अलाउड हो जाएगा सर, 80C की डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, तो एफडी का अमाउंट अलाउड है, लेकिन एफडी 5 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, ओके। यस सर। नेक्स्ट है सर, हमने कोई क्या नाम है, पेमेंट मेड बाय इंडिविजुअल फॉर नॉन कम्यूटेबल डेफर्ड एन्युटी। एन्युटी प्लान कौन से होते हैं सर? एन्युटी प्लान होते हैं जो 1-1 साल के अंदर जिनके क्या नाम है प्रीमियम या फिर जो पॉइंट अमाउंट जाते हैं। 1 सेकेंड, मैं थोड़ा सा जल ग्रहण करना चाहता हूं। हाँ जी, सुनिएगा, 2 पॉइंट है यहाँ पे, दोनों साथ साथ में। नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? इंसान खुद, पर्सन खुद क्या कर रहा है? एक एन्युटी प्लान लेकर के उसके अंदर डिपॉजिट करवा रहा है। किसके नाम पे? वही लिखा हुआ है सर, इंडिविजुअल, स्पाउस, एनी चाइल्ड। ओके, नंबर 1। नंबर 2, उसने वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और अपनी सैलरी के अंदर से ऐसा कोई एन्युटी प्लान ले रहा है। ठीक है जी, अपनी सैलरी के अंदर से ले रहा है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से जो भी उसको सैलरी रिसीव हुई है, प्राइवेट की बात नहीं हो रही यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक भावना है जोड़ने के लिए दिमाग से, 20% ऑफ सैलरी से ज्यादा का अमाउंट आप इसमें क्लेम नहीं कर सकते। 20% ऑफ सैलरी, ठीक है जी, 20% ऑफ सैलरी याद रखेंगे आप। कौन से में? नेक्स्ट 7th वाले पॉइंट में। 6th वाले पॉइंट के अंदर कोई सैलरी का कोई मतलब नहीं है, वहां पे एम्प्लॉय नहीं आते, वहां एम्प्लॉय नहीं आते। बेसिकली वो जो है वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए और साथ में सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए है। और 7th वाला क्या है जी? हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला जो वहां पे हम सैलरी की बात कर रहे हैं ना,
वहां पे रिस्ट्रिक्शन है कितनी, 20% ऑफ सैलरी तक। ठीक है जी, 20% ऑफ सैलरी, सैलरी क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, उसका 20% ले लेंगे और उसका 20% हम क्या करेंगे, मैक्सिमम अमाउंट मानेंगे पॉइंट नंबर 7 के लिए। ठीक है जी। अब ना तुम लोगों ने सुना होगा ट्यूशन फी, तुम्हारे पेरेंट्स जिनके गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं अगर, या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, कोई भी हैं, तो पेरेंट्स कभी कभी ना तुम्हें ये कहते थे स्कूल में या फिर कॉलेज में, बेटा अपनी फी रिसिप्ट जरूर लेके आना, अपनी फी रिसिप्ट जरूर लेके आना। आज पता लगेगा वो क्यों मानते थे। उनका डिपार्टमेंट उनको ट्यूशन फी के अंदर ना डिडक्शन देता है, ट्यूशन फी की डिडक्शन देता है, और कोई कोई डिपार्टमेंट तो फी रिएम्बर्स भी करता है पूरी की पूरी। अच्छा खैर, तो यहाँ पे हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं, ट्यूशन फी की। आपकी जो स्कूल रिसिप्ट होती है ना, स्कूल की फी रिसिप्ट होती है, उसके अंदर एक छोटा सा अमाउंट होता है, कितना, किसका, ट्यूशन फी का। तो उस ट्यूशन फी की बात कर रहे हैं हम। लेकिन ट्यूशन फी के अंदर ना फुल टाइम एजुकेशन आएगा और प्राइवेट कोचिंग्स नहीं आएंगे। मतलब सर, मतलब ये कि सीए आपका फुल टाइम कोर्स है, चलो सीए तो आ गया, लेकिन उसके लिए आपने फी रिसिप्ट दी, फी रिसिप्ट ली, किससे ली, एक तो ली सीए इंस्टीट्यूट से, एक ली आपने हमारे से। हम किस में आते हैं, प्राइवेट कोचिंग में आते हैं। प्राइवेट कोचिंग के अंदर जितनी भी ट्यूशन फी आपने पे किया उसका डिडक्शन लेने का अधिकार नहीं है। सीए इंस्टीट्यूट को दे दिया आपने कोई फी और उसे आपने कोई ट्यूशन फी पे की है, तो उसके लिए आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है जी, डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए, यहां पे लिखा हो। डन। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कंट्रीब्यूशन टू नेशनल हाउसिंग बैंक टैक्स सेविंग डिपॉजिट, नाम से याद करना है। कंट्रीब्यूशन टू यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, नाम से याद करना है। कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड एन्युटी प्लान ऑफ एलआईसी, फिर से एलआईसी, अभी तो एलआईसी गया था सर, कोई बताएगा मेरे को। सर वो एलआईसी था, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। एलआईसी जो है वो एक कंपनी है, उसके अलग अलग प्लान होते हैं। अरे सीए इंस्टीट्यूट आपको सीए भी करवाता है और बाकी कोर्सेज भी करवाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अप्रूव्ड एन्युटी प्लान, जितने भी उसके एन्युटी प्लान है और बाकी के अदर देन एलआईसी, एलआईसी तो ऊपर आ चुका, ठीक है जी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो आ चुका आपका। अब अदर प्लान की बात हो रही है, अगर उसकी कोई है, उसके कुछ नाम दिए हुए हैं, न्यू जीवन धारा और न्यू जीवन अक्षय 1, 3, इस तरीके से। खैर हमें तो एन्युटी प्लान को याद रखना है बस, अप्रूव्ड एन्युटी प्लान बाय एलआईसी, दैट्स इट, हम इतना ही जानते हैं। हम उसकी स्कीमों के में अंदर नहीं घुस के देखेंगे। बच्चा क्या करता है, सर 2 आपने बताई है, 6 मैं गूगल से पता करूंगा। अरे भैया इतना टाइम है क्या वेस्ट करने के लिए, वहां पे सिर्फ लिखा हुआ होगा अप्रूव्ड एन्युटी प्लान है, फिर भी मन कर रहा है सर पता करने का, कर लो भैया। सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड डिपॉजिट्स, किसके अंदर नोटिफाइड डिपॉजिट है सर, पब्लिक सेक्टर कंपनी एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग एलटी फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर कंस्ट्रक्शन या फिर परचेज ऑफ हाउस इन इंडिया फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, नॉट कमर्शियल पर्पस। बात समझ में आई, आपको रेजिडेंशियल पर्पस के अंदर कोई मकान खरीदना था, आपने उसके अंदर कोई टर्म डिपॉजिट किया है, ठीक है जी, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि पब्लिक सेक्टर जो कंपनी जो एंगेज है लॉन्ग टर्म फाइनेंस के अंदर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसिंग स्कीम्स, तो उसके अंदर अगर आपने किया, यहाँ पे एक और बात होगी आगे जाकर के आएगी, दोनों ही एक दूसरे से सिमिलर लगते हैं, कि एक तो होता है हमारे पास में अगर हमने हाउस का कोई लोन की रीपेमेंट की है, रेजिडेंशियल हाउस के ऊपर कोई लोन लिया हुआ था, उसकी रीपेमेंट की है लोन की, तो वो कहां पे आ रहा है, वो आ रहा है सर 80C के अंदर, इसके अलावा। अच्छा, अगर सर उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट पे किया, वो कहां पे आएगा, बताना जरा मेरे को, किसी को पता हो तो। मैंने बोला देखो ये आगे जाकर के आएगा मेरे ख्याल में, हाँ हाउसिंग लोन की रीपेमेंट, अगला ही पॉइंट है, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन कहां पे आ गया, 80C के अंदर आ गया। अगर उस हाउसिंग लोन के ऊपर कोई इंटरेस्ट पे किया है, वो कहां पे आएगा, हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन मिलेगा।
हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन मिलेगी सर, इंटरेस्ट ऑन लोन हमने पढ़ा था वहां पे, बिल्कुल सही है, सेक्शन 24 बी। अच्छा, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, और इसको सिर्फ इतना ही याद रखो, एक बार अगर पढ़ने की इच्छा हो रही है तो नीचे पढ़ लेना, अदरवाइज सिर्फ इतना बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग प्लान इंक्लूड स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फी, दैट्स इट, बस। यानी कि हाउसिंग लोन आपने लिया था, उसकी रीपेमेंट की और उसके अंदर स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी ऐड करके जितना भी अमाउंट बनता है उसकी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। हाँ जी, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं कि पेमेंट बेसिस पे मिलेगी डिडक्शन। और अपना एक बात और सुन लो कि आपकी जो कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए वो आउट ऑफ टैक्सेबल या फिर एग्जम्प्ट इनकम किसी से भी हो सकती है, ठीक है। ये कंट्रीब्यूशन कहीं से भी हो सकता है, टैक्सेबल इनकम से भी हो सकता है और एग्जम्प्ट इनकम से भी हो सकता है, यानी कि जिसके ऊपर टैक्स लगना है वो भी और जिसके ऊपर टैक्स लगना है वो भी, नहीं लगना वो भी, ठीक है। यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन एनएससी, ठीक है जी, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन एनएससी एवरी ईयर एक्सेप्ट द लास्ट ईयर डीम टू बी री इन्वेस्ट, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। एंड सच अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो एंटाइटल्ड फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना, ऐसा ना मम्मी लोग करती हैं, क्या करती हैं मम्मी लोग, क्या करती हैं, एफडी का एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पे लिखा हुआ एनएससी है, लेकिन जनरली ऐसा मम्मी लोग करती हैं, क्या करती हैं, एफडी करवाई, एफडी के ऊपर इंटरेस्ट आया, अंदर से इच्छा हो रही है 3 लाख की एफडी के ऊपर 25,000 रुपए इंटरेस्ट आ गया, इच्छा हो रही है इस 25,000 रुपए का कुछ खरीद लूं, लेकिन मम्मी लोग पता क्या करती हैं, नई एफडी बना लेती हैं, कितने की, 3,25,000 रुपए, 1 रुपया भी खर्च नहीं करती, इंटरेस्ट अमाउंट था, री इन्वेस्ट कर दिया, अब फिक्स डिपॉजिट को रिप्लेस कर दो किससे, एनएससी से, उसकी भी डिडक्शन मिलेगी, यानी वो 25,000 रुपए का जो इंटरेस्ट था ना, दैट शैल आल्सो कंसीडर एज अमाउंट अंडर सेक्शन 80C। डन? Yes, sir. Yes, sir. देखो जी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मिस्टर ए जिनकी की एज 61 ईयर्स थी, यानी कि ये कौन थे, सीनियर सिटीजन थे, इनके ऊपर बेसिक एग्जामिशन लिमिट कितनी लगेगी सर, 3 लाख लगेगी, ठीक है। उन्होंने अर्न किया 1,20,000 ग्रॉस, ओके, और ही ऑल्सो हैज इंटरेस्ट ऑन एफडी 30,000, ओके सर, ये भी एक इनकम है आईएफओएस की। और उन्होंने क्या किया, ही इन्वेस्टेड ₹10,000 इन पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, 80C एप्लीकेबल है, हाँ सर एप्लीकेबल है। ₹24,000 एनएससी में, हाँ सर एप्लीकेबल है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम ऑफ मिस्टर एक्स, यानी कि नेट टैक्सेबल इनकम लगाने की बात बोली। हमारे को है ना क्या करना है, ऐसे लिखना है, तरीके से लिखना है बेटा, तरीके से लिखना है, चाहे यहाँ नोट्स में जैसे भी लिखा हुआ हो, आपको लिखना है इनकम फ्रॉम सैलरी। अब वो स्पेस खराब करनी नहीं है ना पेज की, इस वजह से ऐसा नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। आपको लिखना है इनकम फ्रॉम सैलरी निल, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निल, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन निल, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन निल, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। हाँ, अब यहाँ पे है 2 चीजें, 30,000 और 1,20,000। ध्यान देना जरा मेरी बात पे, अच्छे से ध्यान देना। शायद मैं क्वेश्चन पढ़ते हुए जल्दी जल्दी में लॉटरी इनकम भूल गया था बोलना, लेकिन अभी मैंने देखा है लॉटरी इनकम है 1,20,000। सबसे पहले मेरे जहन में क्या आना चाहिए, लॉटरी इनकम देखते ही मेरे को नहीं पढ़ना क्वेश्चन आगे, मुझे नहीं पढ़ना, मेरे जहन में आना चाहिए सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर, अभी अभी ताजा ताजा पढ़ा हमने, ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर लॉटरी इनकम का जिक्र किया गया था। 3 चीजें दिमाग में रखनी है, ना तो इसको कोई एक्सपेंस नसीब होगा, माइनस होना, यानी कि माइनस नहीं होगा इससे कोई एक्सपेंस, लॉटरी की टिकट नहीं होगी एडजस्ट, उसका एक्सपेंस अलाउड नहीं है, इसको कोई डिडक्शन भी नहीं मिलेगी, इसके ऊपर फ्लैट 30% टैक्स लगेगा, इसको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी नसीब नहीं होगी। ये चीज हमारे दिमाग में लॉटरी इनकम को देखते ही आनी चाहिए। भाड़ में गया आगे का क्वेश्चन, मुझे नहीं चाहिए आगे का क्वेश्चन, मेरे को लॉटरी इनकम दिख गई,
तो मुझे क्वेश्चन में पक्का पता लग गया, क्योंकि आगे तो लड्डू चीजें दी हुई हैं। एनएससी एटीसी हाँ याद है सर, पीपीएफ एटीसी याद है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यहां पे पता है बच्चे ज्यादातर गलतियां क्या करते हैं, डिडक्शन चैप्टर के अंदर डिडक्शन के प्रोविजन याद रखते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के प्रोविजन उड़ गए, भाड़ में जाएं। नहीं, आपको सारे प्रोविजन साथ लेकर के चलने हैं। आपको अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर लॉटरी इनकम दिखाई दे रही है, विशिष्ट प्रकार की स्पेसिफिक टाइप की इनकम है, आपको इससे जुड़े हुए रूल दिमाग में उसी टाइम आ जाना चाहिए, यानी कि सिर के ऊपर बादल आ जाना चाहिए। ठीक है सर, बादल आ गया। बादल क्या Yes, था वो sir. मैंने आपको बताया। अच्छा आगे चलते हैं सर। अब ये लड्डू सा क्वेश्चन था, देखो हमारे पास में एफडी की इनकम हाँ 30,000 रुपए, लॉटरी की इनकम सर 1,20,000 रुपए, टोटल इनकम 1,50,000 रुपए। डन। क्या ये 1,50,000 के ऊपर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो? नहीं सर नहीं, हम सिर्फ 30,000 के ऊपर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये भाई साहब तो 30% टैक्सेबल होके ही रहेंगे। सर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट सिर्फ 30,000 रुपए की इनकम को मिलेगा, क्योंकि फ्लैट रेट का टैक्स लगेगा किसके ऊपर? लॉटरी इनकम के ऊपर। लॉटरी इनकम देने वाली कंपनी आपके हाथ में पूरा पैसा देने ही नहीं वाली, टैक्स काट करके देने वाली है, 30% फ्लैट कट जाए। ओके आगे चलते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम 1.5 लाख रुपए। अब एटीसी की डिडक्शन मिलेगी कितनी? 10,000, 24,000, टोटल 34,000, बट रिस्ट्रिक्टेड अप टू 30,000। अब जिस बच्चे ने इसको क्वेश्चन को पहली बार पढ़ा उसका सिर चकरा गया, सर ये क्या कह रहे हो आप, 1.5 लाख की लिमिट है, आपने 30,000 रुपए पर रोक दिया। हाँ जी रोक लॉटरी दिया, इनकम पे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। रोक दिया आपको। 1.5 लाख की लिमिट होते हुए भी 30,000 रुपए पे रोक दिया, क्योंकि वहां पे आपकी इनकम स्लैब रेट वाली इनकम कितनी है? 30,000 से ऊपर है ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गई। तो सर इसलिए यहां पे हमने 30,000 रुपए दिया। आयुषी जी, वान्या जी और बाकी भी 2 लोग जो और Yes, मेरे sir, को यहाँ समझ पे आ गया। सुन रहे हैं, आपको मेरी बात समझ में आई कि ये 30,000? Yes, sir. डन Yes, sir. डन। तो हम क्या कहते हैं, टोटल इनकम कितनी? 1,20,000। और अगर आगे हमसे कोई पूछ लेता कि कितना टैक्स देना है, सर 30% टैक्स देना है इस 1,20,000 के ऊपर। लॉटरी इनकम है ना, प्लस 4% सेकेंडरी हायर सॉरी क्या नाम है, हायर एजुकेशन सेस 4%। 30 प्लस 4 नहीं, 30 प्लस 4 नहीं, 30 का 4% और। अच्छा सेस टैक्स के ऊपर लगता है ना। अब यही चीज है ना, नोट के वे में यहाँ पे दी हुई है, उसको टिक कर दो। ठीक है सर डन। अब देखो यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन एटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया जाए तो वो ये चीजें होंगी। एक बार जरा इसको पूरे को पढ़ लो, एक बार पढ़ लो पूरे क्वेश्चन को, मैं भी पढ़ता हूँ तुम्हारे साथ। हाँ जी देखो क्या लिखा हुआ है वहां पे, मिस्टर भरत हैं जी, उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है आ जाओ पढ़ लेते हैं। फिक्स डिपॉजिट विद स्टेट बैंक, पहली बोल पे ही आउट, नहीं 2 इयर्स लिखा है ना, Yes, हमने sir, क्या बोला 5 था? होना चाहिए। 5 5 साल। years होना चाहिए। भगा दो इसको। बच्चे क्या कहते हैं, एफडी देख करके खुश हो जाते हैं, हाँ हाँ एटीसी एटीसी, अरे भैया देख तो ले 2 साल के लिए है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन एनएससी, हाँ सर अलाउड है, ठीक है। डिपॉजिट इन पीपीएफ अकाउंट ऑन द नेम ऑफ माइनर सन, हाँ सर अलाउड है। एलआईसी प्रीमियम ऑन मेजर मैरिड डिपेंडेंट डॉटर ऑन 15/9/2018, यानी कि बाद का है, डेट के बाद का, जो हमारी डेट स्पेसिफाई थी, 1 लाख रुपए। अब कितना होता है इसमें? 10% होता है। 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। और ये तो 10,000। शरीफ इंसान है ना, 9,000 पे की है, हाँ सर डिडक्शन मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। एलआईसी प्रीमियम ऑन मेजर मैरिड इंडिपेंडेंट सन, जबरदस्ती क्वेश्चन को उलझाया जा रहा है। पहले उसको मेजर बना दिया, नहीं 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 नहीं, पहले उसको सन बना दिया। मैं बताता हूं ये तुम्हारी भावनाओं से खिलवाड़ कैसे किया जा रहा है, 1 सेकंड लगाओ इस पॉइंट के ऊपर। मैं बताऊं, बहुत से लोगों को ना घर के अंदर एक कल्चर होता है। क्या कल्चर होता है? एक रूल होता है, हमारा डिडक्शन से कोई लेना देना नहीं है उस रूल का, फिर भी मैं तुम्हारे को एक बात बता रहा हूं, अंदर से फीलिंग कैसी आती है एग्जाम के अंदर।
बहुत से लोगों के अंदर ना, बहुत से घरों के अंदर क्या होता है, फैमिली हेड जो होते हैं, पापा होते हैं जैसे यहाँ मम्मी होती हैं, सीजीएचएस की स्कीम चल रही होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम होती है। सीजीएचएस के अंदर ना एक रूल होता है कि लड़का अगर 21 साल का हो गया ना तो वो इंडिपेंडेंट माना जाएगा, यानी कि अब उसका इलाज नहीं कराना, अब तुम अपने आप कराएगा। लेकिन गर्ल चाइल्ड जो होती है ना, वो जब तक मैरिड नहीं हो जाती ना तब तक वो पिताजी के डिपार्टमेंट से बेनिफिट ले सकती है। अब ना सीजीएचएस की फीलिंग आने लगती है बच्चों के अंदर, अंदर से सीजीएचएस की फीलिंग आ रही है अंदर से, अरे भैया सीजीएचएस थोड़ी लिखा है यहाँ पे एलआईसी प्रीमियम है। तो सबसे पहले तो उसने पता आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए नंबर 1 क्या बोला, कहता सन है, नंबर 1 तो है सन। अच्छा, फिर दूसरा खिलवाड़ कहता है मेजर भी है, अंदर से फिर भावनाएं जागती है, अच्छा 18 साल से बड़ा हो गया है, इसका भी नहीं क्या नाम है प्रीमियम मिलेगा। फिर उसको मैरिड भी बना दिया, फिर उसको इंडिपेंडेंट भी बना दिया। यानी कि आपके ऊपर ये पूरा प्रेशराइज कर रहा है, आपको ये पॉइंट पूरा प्रेशराइज कर रहा है कि ये बंदा अपने पे डिपेंडेंट है, तो इसके फादर इसका प्रीमियम पे कर रहे हैं इसलिए डिसअलाउड करो। लेकिन मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, मैंने रूल पढ़ रखा है जिसके अंदर मुझे बोला गया था हिमसेल्फ, स्पाउस, चाइल्ड, और चाइल्ड किसी भी तरीके का हो, मेजर हो माइनर हो, गर्ल हो बॉय हो, मैरिड हो अनमैरिड हो, कुछ भी हो, बच्चा तो बच्चा है ना। यहां पे एक पॉइंट को याद रखना, माँ बाप हमेशा हमें कहते हैं अरे मेरे लिए तो तू बच्चा ही रहेगा ना, बस इस पॉइंट को रखना याद दिमाग में। तो ये अलाउड है, हाँ बस चेक क्या करना है, सम एश्योर्ड चेक करना है। बोलो जी, बाद की डेट है, 20,000 रुपए की पॉलिसी दी, 20,000 रुपए का 10% कितना बनता है, 2000 तक अलाउड 2000 है। क्या होगा? तो यानी कि 3,000 रुपए डिसअलाउड हो जाएंगे, 2,000 रुपए तक अलाउड है। अच्छा, यहाँ पे बच्चा पता क्या करता है, बच्चा ये कहता है अभी अभी IFOS पढ़ के आया है, गिफ्ट के प्रोविजन पढ़ के आया है, तो गिफ्ट के प्रोविजन की तरह इसको देखने लग जाता है कि तो 10% से ऊपर होगा ना तो कुछ नहीं मिलेगा। अरे नहीं भाई, 10% तक मिलेगा, यानी कि 2,000 अलाउड है, 5,000 में से 3,000 अलाउड नहीं है। अच्छा जी, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन एनी होम लोन नेशनल स्कीम। हाँ भाई, ये इन्वेस्टमेंट मेड इन पास्ट सेविंग, बताओ जी इसका बताओ हमारे पास में। हाँ सर अलाउड अलाउड है है सर। अलाउड है सर। नेक्स्ट है हमारे पास में इन्वेस्टमेंट इन यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड नोटिफाइड अंडर सेक्शन 1023D 25,000 रुपए। बोलो जी, आगे एक लाइन लिखी हुई है, इन्वेस्टमेंट वाज मेड फ्रॉम एग्जम्प्टेड इनकम। पहले ये बताओ कि इसको भूल जाओ, पहले ये बताओ ये लाइन से कोई फर्क पड़ता है क्या सर बोलो, बताओ। नहीं सर। क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा था एटीसी की डिडक्शन, एग्जम्प्टेड इनकम हो टैक्सेबल इनकम हो, किसी भी अमाउंट से अमाउंट क्या नाम है इन्वेस्ट किया जा सकता है, एग्जम्प्टेड हो या टैक्सेबल हो, किसी भी अमाउंट से। तो वो कहता है ऑलरेडी एक एग्जम्प्टेड इनकम थी, इन्वेस्टमेंट जो थी ना वो एक एग्जम्प्टेड इनकम थी हमारे पास में, जो थी जो हमने इन्वेस्ट किया है इसके अमाउंट, वो कोई इनकम थी जो हमारी एग्जाम थी, सेक्शन 10 के अंदर कोई रही होगी, और उसको हमने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया किसके अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, अलाउड है सर। टैक्सेबल इनकम से भी आप क्या नाम है पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, एग्जम्प्टेड इनकम से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैजुअल इनकम से नहीं कर सकते, क्योंकि डिडक्शंस किसके लिए, डिडक्शंस के दरवाजे सबसे पहली बात अपने दिमाग में बिठा लो, कभी भूलोगे ही नहीं। डिडक्शन के दरवाजे किसके लिए खुले हुए हैं सर, नॉमिनल डिडक्शन इनकम के के लिए। दरवाजे खुले हुए हैं स्लैब रेट वाली इनकम के लिए, स्पेशल रेट वाली इनकम के लिए डिडक्शन के दरवाजे बंद है। स्पेशल रेट का मतलब क्या, ऑन द स्पॉट तेरा टैक्स लगेगा ही लगेगा वहां से और भगा देंगे तुझे, चल यहां से निकल। ओके, आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी 35,000 रुपए। बोलो सर अलाउड है। अभी तुम सोचते रहते हो, अभी सोच पता है क्यों रहे हो, इतना सोच क्यों रहे हो, क्योंकि अभी तक वो पूरा सेक्शन एक बारी रीड आउट करोगे ना 2-3 बारी हो जाएगा यार। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, रीपेमेंट ऑफ ट्यूशन फी। ट्यूशन फी नॉट अलाउड। नॉट अलाउड। हाँ नॉट अलाउड है सर, सर। ट्यूशन फी तो बोल दिया आपने, ये कौन बोलेगा, प्राइवेट कोचिंग प्राइवेट सेंटर। कोच। अभी अपना एग्जांपल दिया था ना मैंने, मेरे को दोगे फीस, नहीं इंस्टीट्यूट को दोगे, हाँ, तो ये 5,000 रुपए डिसअलाउड है, काटो इसको, कट से काटो।
ठीक। यस सर। अच्छा जी, अब हमारे पास में है क्या, पेंशन फंड। सुना होगा तुमने, बहुत सी कंपनियों के फोन भी आते होंगे तुम्हारे को। मुझे तो आने लग गए थे जब से मैं 22 साल का था ना, तब से। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप ITR फाइल करने लग जाते हो ना, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने लग जाते हो ना, तो ये रॉ डाटा मिल जाता है इन कंपनीज को, और पता लग जाता है कि हाँ ये टैक्स पेयर है। तो वो आपको है ना पेंशन प्लान सुनाने, सबसे ज्यादा इनके ही फोन आते हैं, पेंशन प्लान सुनाने शुरू कर देते हैं। और मेरे ऐसा बंदा उनको ये कहता था, भैया अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई, तुम मेरे को बुढ़ापे तक लेके जा रहे हो। सर एक दिन तो सब कुछ सेटल हो जाएगा ना, और एक दिन तो आप रिटायर भी होगे ना, और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो नहीं, पेंशन आपको देगा कौन? तो पेंशन हम देंगे आपको। मतलब समझ रहे हो, मैंने ये कहानी सुनाई, इसका कोई मतलब था, कोई मकसद था। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था सर कि अगर आपको सरकार नहीं दे, ऐसा जरूरी नहीं है कि सरकार, जो जिनसे सरकारी बंदे जो है जिनको पेंशन मिलेगी, वो ये प्लान नहीं ले सकते। ले सकते हैं सर, ले सकते, लेकिन जनरली होता ही है जिसकी पेंशन फिक्स होती है ना, वो नहीं करते। अब तो सर साल 2004 के बाद से तो जितनी भी रिक्रूटमेंट होनी है सबकी पेंशन बंद है। बोलो, अगर आज आप सरकारी नौकरी पे लग भी जाते हो, गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाते हो, गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाते हो, क्या पेंशन मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी। सहारा किस चीज का है? सहारा इस चीज का है। ठीक है, ओके। ओके तो सर। यहाँ पे है क्या, यहाँ पे पर्सन कौन है? कोई भी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। और उस पर्सन को करना क्या है? उस पर्सन को करना ये है सर, LIC के साथ में या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ में। पता है जब ये शुरुआत हुई थी ना इस सेक्शन की, तब यहाँ पे सिर्फ LIC को जोड़ा गया था। बाद में सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनी पीछे पड़ गई कि यार क्यों, हमने क्या गुनाह किया हुआ है, हमें भी बीच में इंक्लूड करो। तो यहाँ पे लिख दिया, एन्युटी प्लान लिया है उसने LIC के साथ में या फिर अदर कंपनी के साथ में, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ में। और वो क्या कर रहा है? वो अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है, पेंशन स्कीम दे रहे हैं वो आपको, कि आपको एक टाइम के बाद में, 60 साल के बाद में वो कुछ अमाउंट दिया करेंगे। उससे पहले आपसे प्रीमियम भी तो भरवाएंगे ना, तो ये उस प्रीमियम के ऊपर डिडक्शन मिलेगी आपको अंडर सेक्शन 80CCC। तो 80CCC क्या कहता है? कहता है कोई भी पर्सन जो इंडिविजुअल, जो क्या नाम है, इंडिविजुअल पर्सन है, रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो। अच्छा, यहाँ पे मैंने वर्ड क्या बोला? इंडिविजुअल। भाई साहब कहने का मतलब ये है कि कर्ता के हाथ में इसका कोई लेना देना नहीं है। यानी कि इंडिविजुअल के साथ जनरली हर जगह पे HUF लिखा हुआ होता है, HUF का कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर, HUF के अंदर कोई लेना देना नहीं है। तो हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी इंडिविजुअल है, वो पर्सन क्या कर रहा है, कोई भी एन्युटी प्लान ले रहा है, किसके साथ में? सर LIC के साथ में या फिर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ में। और वो उसको डिडक्शन मिलेगी, किस चीज की डिडक्शन मिलेगी? जितना उसने उस कंपनी को प्रीमियम पे किया है, या 1.5 लाख, विच एवर इज लेस। सर उसका भी 1.5 लाख और इसका भी 1.5 लाख, उसका भी 1.5 लाख और इसका भी 1.5 लाख, बिल्कुल उसका भी 1.5 लाख और इसका भी 1.5 लाख। ठीक है जी, यस सर। लेकिन 3 लाख नहीं, लेकिन 3 लाख नहीं। सर ये क्या बोल रहे हो? अभी तो आपने बोला उसका भी 1.5 लाख और इसका भी 1.5 लाख। अगर वहां पे भी इन्वेस्टमेंट कर दें, मान लो वहां पे हमने 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी उन पॉलिसीज के जितने भी इन्वेस्टमेंट में, और यहाँ पे भी हमने 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी, मान लो, तो क्या नहीं मिलेगा? क्या हमारे को मिलेगा? 3 लाख नहीं मिलेगा। अभी आगे चलेंगे ना जब हम, तो हमें पता लगेगा। 80CCE कहता है कि 3 सेक्शंस को मिला करके टोटल अमाउंट 1.5 लाख से ऊपर नहीं हो सकता। यानी कि 3 सेक्शन ऐसे हैं जिसमें 1.5 लाख की लिमिट है, अलग अलग। 4.5 लाख होना चाहिए था, मगर उसके ऊपर उसका एक कंबाइन सेक्शन बना दिया 80CCE, जिसमें बोल दिया गया कि तीनों को कंबाइन करके लिमिट 1.5 लाख। तो इसलिए मैंने बोला कि 1.5 लाख उसकी, 1.5 लाख इसकी, लेकिन 3 लाख नहीं। बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. अच्छा जी, तो हाँ, यहां पे देखो एक नोट लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना, इस चीज को अंडरलाइन कर लो कि इंटरेस्ट ओब्लिक बॉन्ड्स, बॉन्ड्स बोल रहा हूं मैं, इंटरेस्ट या बोनस जो भी एक्रूड है हमारा, नॉट डीम्ड एज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड दस नो डिडक्शन विल बी अवेलेबल। यानी कि वो जो बोनस आपको मिला है ना, नो क्लेम बोनस, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, या फिर उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट जनरेट हुआ है अमाउंट के ऊपर और उसको आपने री इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उसको हम क्या नाम है, इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं मानते, और उसका अमाउंट हम डिडक्शन के लिए नहीं देंगे अंडर सेक्शन 80CCC। डन? यस सर। यस सर। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास में एक और पेंशन स्कीम,
सर अभी तो पेंशन स्कीम पढ़ा। हाँ पढ़ा। वो पेंशन स्कीम किसकी थी? सर वो पेंशन स्कीम थी हमारी इंडिविजुअल इंश्योरेंस कंपनी के साथ। ये पेंशन स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। अच्छा एक बात बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में पेंशन स्कीम कौन बनाएगा? सर उसके खुद के एम्प्लॉय बनाएंगे ना, उसके खुद के एम्प्लॉय सर। बनाएंगे। यस तुम्हारे सर। भी ऐसा बंदा तो जाकर के बना नहीं सकता। अच्छा ठीक है सर। तो सबसे पहली बात, इलिजिबल पर्सन कौन है इसके अंदर? कुछ ऑप्शनल है और कुछ कंपलसरी है। ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई है। जैसे मान लो, एक मिनट के लिए मान लो, भूल जाओ इसको, भूल जाओ, मैं बताता हूं इसको एक याद करने का एक एग्जांपल। मान लो तुमको प्रधान बनाया गया, एक प्रेसिडेंट बनाया गया, किसके लिए? कोई जागरण समिति का प्रधान बना दिया तुम्हारे, और तुम्हें क्या दे दिया गया? सर आपके ऊपर दारोमदार है कि ये सारा कुछ करवाना है, ठीक है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन करवानी है, उसके लिए फंड्स लगेंगे। तो आपके हाथ में एक ना कॉपी बना करके, मतलब एक प्रॉपर वो जो बुक होती है ना पर्चियों की, वो दे दी आपके हाथ में, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी, लगा दी कि जाओ और सारे मोहल्ले में घूम करके ये पर्चियां काट करके आओ। जो होता है, जो हमने देखा है। सबसे पहली पर्ची किसकी कटेगी? सच बताना, बताओ। घर वालों की कटेगी। हाँ बिल्कुल सही, घर वालों की कटेगी। पापा छूटते ही आएंगे मम्मी के पास, तुम्हारे पास, अगर तुम अर्निंग हो तो, वरना पता लगेगा उन्हीं की जेब कट रही है। तो वो क्या होता है, वो कहते हैं कि ना यार छोड़ो ना, बाहर वालों को तो बाद में पूछेंगे, बाहर वालों को तो बाद में पूछेंगे, तुम्हारे लिए तो वो कंपलसरी कर देंगे। अरे मेरे हाथ में ये पूरी की पूरी बिल बुक है, ओ क्या नाम है, ये डोनेशन बुक है, इसके अंदर से मैं पैसा कहां से लाऊंगा? और वो तो मैं तभी कह पाऊंगा ना जब 3-4 पर्चियां तो मैं घर में ही कटवा लूंगा। ये देखो, अब इस चीज को कोरिलेट करो। मैं ये कहता हूं, ये पेंशन स्कीम बनाई किसने थी? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई स्कीम बनाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज को छोड़ देगी, ऑप्शनल रखेगी? नहीं, वो तो उसके घर के बंदे हैं। एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कंपल्सरी। फीलिंग लेके आओ अपने अंदर से। कंपल्सरी लिखा है तो क्यों लिखा है? अरे घर के बंदे हैं ये इनके, पकड़ लिया इनको। अच्छा, और बाकी लोग एनी अदर एम्प्लॉइज या फिर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, देखो ऑप्शनल है, ऑप्शनल है। यानी कि हमने बोला हमने एक नेशनल क्या नाम है न्यू पेंशन स्कीम बनाई है, इस न्यू पेंशन स्कीम के अंदर हम अपने एम्प्लॉइज तो पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे, दूसरा अगर आना चाहे तो उसका भी स्वागत। समझ में आई बात? अच्छा जी, यस सर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। देखो हो सकता है कि लड्डू से एग्जाम्पल होते हो, वाहियात से एग्जाम्पल होते हो, लेकिन इनसे चीजें याद रह जाती हैं। ठीक है, देसी में पढ़ना ज्यादा बढ़िया होता है अंग्रेजी में पढ़ने से, मैंने तो यही सीखा। अच्छा आगे देखो क्या लिखा हुआ है। अब सैलरी का मतलब क्या है? सैलरी का मतलब क्यों बताऊं? अभी तो मैंने पर्सन ही बताए थे सिर्फ, सैलरी का मतलब क्यों बताऊं? हाँ, अब इस बात को सुनो। अच्छा यहाँ पे ना बेटा एक जरा हेडिंग लिखना, इसके ऊपर है ना हेडिंग लिख देना, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम। पहले तो इसको न्यू बना लो, पहले तो इसको ना यहां पे लिखो न्यू, न्यू पेंशन स्कीम, ठीक है, नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। प्लस इसके अंदर एक चीज लिख लो, अटल योजना, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना। सर अभी तो आपने मना किया था कि हम क्या नोटिफाइड पॉलिसीज पता करते रहेंगे, प्लान्स पता करते रहेंगे। प्लान्स नहीं, ये प्लान है, एक ही है ये, ठीक है। नीचे लिखा भी हुआ है, देखो इसके अंदर, यहां लिखा होना चाहिए, ये रहा थर्ड पॉइंट के अंदर, अटल पेंशन स्कीम जो एट प्रेजेंट करंटली चल रही है। हाँ जी। अच्छा, अब इस पर्सन को डिडक्शन कितनी मिलेगी, ये है हमारा सवाल। डिडक्शन कितनी मिलेगी? सर डिडक्शन मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ने अगर कंट्रीब्यूशन किया है न्यू पेंशन स्कीम के अंदर, तो अप टू 10% ऑफ सैलरी उसको मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी एम्प्लॉय का। अगर उसके एम्प्लॉयर ने किया, अरे एम्प्लॉयर ने अगर क्या किया है, करेगा ही करेगा, पक्का करेगा। जैसे वो होती है ना हमारे पास में
क्या नाम है, प्रोविडेंट फंड्स, पीएफ। वैसे ही है ये। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मिलेगा किसको, सिर्फ एम्प्लॉय को, तो उसकी भी डिडक्शन मिलेगी कितने तक, 10% ऑफ सैलरी। ठीक है जी, अभी हम सैलरी पे ही रहते हैं, अभी हम एम्प्लॉयड पर्सन पे ही रहते हैं। जिस भी एम्प्लॉय या उसके एम्प्लॉयर ने इस स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूशन किया है, उन दोनों का डिडक्शन क्लेम करने का अधिकार किसको है, एम्प्लॉय को है, एम्प्लॉय को है। एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया, एम्प्लॉयर नहीं दे रहा, ओ एम्प्लॉयर नहीं, क्या नाम है, डिडक्शन क्लेम कर रहा, एम्प्लॉय कर रहा है। कितने पे, 10% ऑफ सैलरी पे। ठीक है जी, 10% ऑफ सैलरी एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर दोनों का। ओके सर। एम्प्लॉयर की सैलरी नहीं है, सैलरी तो एम्प्लॉय की ही है, लेकिन सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, कंट्रीब्यूशन किसका है, एम्प्लॉयर का। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं कि सर सैलरी थी कितनी, 2 लाख रुपए, तो यहाँ पे 10% के हिसाब से कितना हो गया, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना, 20,000, 20,000। सेम एम्प्लॉयर का भी, यानी कि टोटल कितना हो गया, 40,000। सबसे पहली बात, नंबर 1, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, क्या ये एम्प्लॉय के हाथ में एक बेनिफिट है, अनुज? यस सर। हाँ बिल्कुल है। तो क्या ये सैलरी के हेड में नहीं आना चाहिए, आना चाहिए यस सर। सर। तो जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है ना, ₹20,000, दैट इज 10% ऑफ 2 लाख, दैट शैल बी एडेड इन ग्रॉस सैलरी ऑफ एम्प्लॉय फर्स्ट, और उसके बाद डिडक्शन मिलेगी। क्या फायदा हुआ सर, ऊपर ऐड कर रहे हो नीचे लेस कर रहे हो, हाँ ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, हम ये, और कोई ये ना सोचे कि इसका ट्रीटमेंट ही नहीं करूंगा, नलीफाई हो जाएगा। अगर कोई भी पॉइंट लिखा हुआ है, ना केवल टैक्स के पेपर में, अकाउंट्स के पेपर में, लॉ ऑडिट कहीं पे भी हो, अगर कोई पॉइंट लिखा हुआ है, आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया, तो उस पॉइंट के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे सर, चाहे आपका आंसर सही ही क्यों ना हो। नहीं तो नोटिफिकेशंस निकाल के पढ़ लेना एग्जाम्स की, जो रूलिंग होती है। अच्छा खैर, और एक काम और, ये तुम्हें बता दूं, पता नहीं कोई बताता है या नहीं बताता, ये बंद कर दो भैया, ये बंद कर दो ये हरकतें, ये भाई क्या नाम है, हमने ये 0 काट दिया, ये करते हैं ना एग्जाम के अंदर, ये हरकतें नहीं, अलाउड नहीं है ये, इसको पूरे को काटा हुआ मान लिया जाएगा, एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे, ये कैलकुलेशन आपकी खराब, ये नहीं करनी। पढ़ना किस दिन गाइडलाइंस को उठा करके तसल्ली से। अच्छा छोड़ो, सानू की लेना, देखो नहीं सानू लेना, बिल्कुल लेना, आपके मार्क्स से हमारे पे फर्क पड़ता है, हम मोटिवेट या डिमोटिवेट होते हैं। अच्छा सर सुनो, चलो वापस आते हैं अपने लॉ के ऊपर। तो ना हम क्या कह रहे थे, 10% ऑफ सैलरी। सर सैलरी का मतलब तो बता दो, बता देता हूं, सैलरी का मतलब है एज इन एचआरए। अनुज एचआरए बोल दिया मैंने, अभी बाकियों को शायद समझ में बेसिक ना आए। सैलरी प्लस डीए ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट और फिक्स्ड कमीशन ऑन सेल्स। बेसिक सैलरी प्लस डीए का रिटायरमेंट वाला पोर्शन प्लस फिक्स्ड कमीशन ऑन सेल्स। सैलरी के चैप्टर में आता है, ठीक है जी। एचआरए तक की वीडियो तो मेरे पास है, मैं आपको सेंड कर दूंगा अगर इसको निकालना सीखना चाहोगे, बाकी ये चीज क्वेश्चन के अंदर दी हुई हो। तो सैलरी का क्या मतलब है, बेसिक सैलरी प्लस डीए रिटायरमेंट वाला पोर्शन प्लस फिक्स कमीशन ऑन सेल्स, ये तीनों को कंबाइन करेंगे, इसका 10% लेंगे, उस तक मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसके ऊपर होगा तो डिसअलाउड हो जाए। डन, ओके सर। अच्छा सर अभी आपने बोला था सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में भी कुछ, उसका भी तो बताओ ना। हाँ बताता हूं, ये तो हो गए दोनों एम्प्लॉय वाला सीन। अब सेल्फ एम्प्लॉयड वाला सुन लो, मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हूं सर, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूं, कोई भी एम्प्लॉय नहीं हूं, किसी उसका भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी का भी एम्प्लॉय नहीं, ठीक है। मेरी अपनी एक पार्टनरशिप फर्म है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो अलग बात, लेकिन मैं कहीं एम्प्लॉय नहीं, पार्टनर। अच्छा सर, अब क्या मैं स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं सर, बिल्कुल कर सकता हूं। तो मैंने कंट्रीब्यूशन किया,
तो मेरी सैलरी तो है नहीं, अब किसका 10% निकालोगे? सबसे पहले तो इसको 20% कर दो, 10% क्या कर दो, 20%, और सैलरी का नहीं, ग्रॉस टोटल इनकम। बात समझ में आई? ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब क्या होता है? 5 हेड्स की इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, क्या और क्या नाम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इन 5 हेड की इनकम को मिला करके जो अमाउंट आता है उसका 20%। इफ आई एम नॉन एम्प्लॉई, सेल्फ एम्प्लॉयड इसको कहते हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि आपके या मेरे जैसा बंदा कोई इस स्कीम के अंदर बेनिफिट नहीं ले सकता, ले सकता है, उसको 20% ऑफ जीटीआई का उसका डिडक्शन मिल जाएगा। डन। अच्छा जी, अब इसके बाद एक पॉइंट जिसको कि हमें ध्यान से पढ़ना जरूरी है, जिसको कि हमें ध्यान से पढ़ना जरूरी है। बोलता है हमने ना ये अमाउंट दे दिया, हमने ये अमाउंट दे दिया, पहले तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? एक चीज अपने दिमाग में रख लो, अभी जो बोलूंगा उस चीज को अपने दिमाग में रख लो। कभी कभी ऐसा होता था, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया, कभी कभी ऐसा होता था हमारा सम एश्योर्ड होता था, अभी पीछे पढ़ा ना हमने, हमारा सम एश्योर्ड होता था, उसका 10% रिस्ट्रिक्टेड होता था, लेकिन प्रीमियम हमने पे कर दिया था उससे ज्यादा। लेट्स से एक एग्जांपल लेता हूं, 1 लाख रुपए की पॉलिसी है, 10% उसका प्रीमियम अलाउड है डिडक्शन के लिए, और मैंने प्रीमियम कर दिया है 15,000 रुपए पे। तो 1 लाख का 10% कितना बनता था? 10,000। डिडक्शन कितनी मिलेगी? 10,000। मैंने प्रीमियम कितना पे किया है? 15,000। मेरे 5,000 वेस्ट हो गए। सारे हाँ बोलेंगे तभी आगे चलूंगा। यस सर। Yes, sir. Yes, तो 5,000 मेरे वेस्ट हो रहे थे ना। ये जो है ना सेक्शन, ये जो आगे इसी के अंदर है, इसी के अंदर ये सेक्शन 80 CCD 1B, सेक्शन 80 CCD 1B का अवतार पता है क्यों हुआ है? इसीलिए हुआ है कि कभी कभी अमाउंट अलाउड होते थे 10% तक या 20% तक, सामने वाले ने अमाउंट कंट्रीब्यूट कर दिया था ज्यादा, उसका अमाउंट वेस्ट हो जाता था। इससे पता क्या हो रहा था? इससे लोग डिमोटिवेट हो रहे थे। कैसे डिमोटिवेट हो रहे थे? मैं सरकार के द्वारा बनाई गई एक स्कीम के अंदर पैसा डालता हूं, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट डालता हूं लेकिन रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट डालता हूं। क्यों? क्योंकि ऐसा कर्म मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे डिडक्शन चाहिए। मेरे को सरकार की पेंशन स्कीम में इंटरेस्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर मुझे इसकी डिडक्शन नहीं मिलनी तो मैं एक्स्ट्रा अमाउंट क्यों कंट्रीब्यूट करूं? मैं एक साल बेवकूफ बनूंगा, अगले साल तो नहीं बनूंगा ना। अब सरकार को क्या लगने लगा? सरकार को ये लगने लगा सर लोग इस डिडक्शन की वजह से हमारे को पैसा नहीं दे रहे पेंशन स्कीम के अंदर, तो हमारे पास पैसा कम आ रहा है, और हम कम पैसा तो चाहते ही नहीं है। हमारी तो भूख बहुत बड़ी है। भूख बड़ी क्यों है? क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री है। मैं ये नहीं कह रहा कोई खा जाता है, डेवलपिंग कंट्री है, हमारी भूख बड़ी है, हमें कंस्ट्रक्शन करना है, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन करने हैं। अभी तो सिर्फ एक मूर्ति बनी है, बहुत सारी बनानी है। अच्छा खैर, तो हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं सर कि हमारे को पैसा चाहिए। अब अगर सरकार क्या करती, इसका परसेंटेज बढ़ा देती तो वो गलत है। उन्होंने कहा कि नहीं, इसका परसेंटेज नहीं बनाते, ऐसे वेस्ट होने वाले अमाउंट के ऊपर हम 50,000 का एक नेट अमाउंट दे देते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा 50,000 का एक अमाउंट और दे देते हैं। पहले तो समझ लो कि इस 50,000 के एक्स्ट्रा डिडक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। इसलिए पड़ी कि अभी जैसे हमने देखा था कि सर अपर कैप लगी हुई है 10% की, अपर कैप लगी हुई है 10% की, और सामने वाले ने कंट्रीब्यूट कर दिया इतना अमाउंट जो 10% से थोड़ा ज्यादा था, तो दिया तो उसने सरकार को ही है, लेकिन बेचारे को फिर भी डिडक्शन नहीं मिल रही। ऐसी सिचुएशन को रोकने के लिए, और इससे लोग डिमोटिवेट होते थे, क्या होते थे कि हम क्यों एक्स्ट्रा अमाउंट पे करें इस पेंशन स्कीम के अंदर, हम भी थोड़ा थोड़ा ही करेंगे, हमें डिडक्शन ही नहीं दे रही है। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए सरकार ने क्या बोला? हम 50,000 का एडिशनल कैप इसके अंदर दे देंगे, 50,000 का एडिशनल कैप इसके अंदर दे देंगे, लेकिन ये ज्यादा नहीं हो सकता उस अमाउंट से। ध्यान देना मेरी आवाज के ऊपर, ये
ज्यादा नहीं हो सकता उस अमाउंट से जितना अमाउंट एक्चुअली कंट्रीब्यूट किया गया है। हाँ सर, आपकी बात कुछ कुछ समझ तो आई है, लेकिन ना अगर आप हमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका करके दिखा देना तो बस जिंदगी जन्म सुधर जाएगा हमारा, हम ये कहेंगे। हाँ बिल्कुल करके दिखाऊंगा। एक्स्ट्रा अमाउंट कितना दिया है पहले तो ये बताओ, पहले ये बताओ, याद हो गई लिमिट? 10%, 10%, 20%। 10% किसके लिए? एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर Employer, कॉन्ट्रीब्यूशन के employee. ऊपर, और 20% किसके लिए? सेल्फ एम्प्लॉयड Self-employed Self-employed. individual. है ना। और एक का है जीटीआई और एक का है सैलरी Salary. का। 10% वाले का सैलरी का है और जीटीआई वाले का क्या है? क्या नाम 20%. है? 20% सेल्फ for एम्प्लॉयड का। GTI. सेल्फ एम्प्लॉयड का 20% जीटीआई है। ओके सर, अब एक क्वेश्चन बनाते हैं सर। मान लो जी एक पर्सन है, क्वेश्चन में एक पर्सन है जिनकी ग्रॉस टोटल इनकम, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, इनकी 5,50,000। ठीक सर, इन्होंने ना इसके अंदर कंट्रीब्यूशन कर दिया है, सेल्फ कंट्रीब्यूशन किया है, सेल्फ कंट्रीब्यूशन किया है कितने का? इन्होंने कर दिया है 1,40,000। तो स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। ओ माय गॉड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बताओ, मेरे जैसे भी लोग होते हैं, ठीक है, खुद ही खीर पका के खुद ही खाने लग जाते हैं। मेहमान के लिए बनाई थी, खुद खाने लग गए, सेल्फ प्रैक्टिस शुरू कर दी। सॉरी। अच्छा ये देखो, यही लिखा था मैंने अभी तक। ग्रॉस टोटल इनकम थी 5,50,000 और सेल्फ कंट्रीब्यूशन था 1,40,000 रुपए का। ठीक है सर, अब मुझे एक बात बताओ कि इसका सेल्फ, इसके लिए अलाउड कितना है? सर 5,50,000, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड है ना, 5,50,000 का 20% कितना बनता है? जल्दी बता दो। 1,10,000। ये तो बेचारा फंस गया, ये तो बेचारा फंस गया। ये कहता है यार मैंने तो खाम खाम में 1,40,000 रुपए दे दिए। हमने कहा टेंशन मत ले, तेरे पास में प्लस 50,000 और हैं, अभी 50,000 और हैं। कहता ठीक है ठीक है, तो हमने इसको 50,000 रुपए में से कितना देना है? 50,000 दे दूं? नहीं, यहाँ पे मैक्सिमम ये 30,000। 1,40,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो टोटल, इन टोटलिटी ये अमाउंट उस अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता जितना इसका एक्चुअल कंट्रीब्यूशन था। तो यहां जो 50,000 था ना, इसमें से ये बेचारा कितना यूटिलाइज कर सकता है? सर सिर्फ 40,000 कर सकता है। ये किसमें? तो 30,000। सी Yes, sir. 30,000। Sir, सिर्फ 30,000. हाँ 30 तो होगा ना यार, बताओ मैं इतनी मैथमेटिकल मिस्टेक कर देता हूँ। लॉ चलता है ना दिमाग में, तो बस ये मैथमेटिकल एरर होते ही हैं, जबकि खुद ही बोल रहा हूँ टोटल अमाउंट 1,40 ही होना चाहिए। अच्छा खैर कोई बात नहीं। तो ये बैलेंसिंग फिगर है किसमें? 80CCD 1B। B. तो देखो बेचारे के हाथ में 50,000 रुपए का लड्डू था, लेकिन खा कितना पाया? सिर्फ 30 ही खा पाया। सर अगर इसका एक्चुअल कंट्रीब्यूशन होता 1,80,000, तो हम क्या करते? 60 दे देते उसको। सर कितना दे देते? 160। जरा इधर आना। 5,50,000 रुपए का 20% हुआ 1,10,000, और ये टोटल हो सकता है कितना? 180 तक, 1 मिनट के लिए 180 तक। हमारी भूख कितनी है अभी? बैलेंसिंग फिगर कितनी है? सर बैलेंसिंग फिगर है हमारे पास में कितना हो गया? 70,000 1 मिनट के लिए। लेकिन हमारे पास में कितना रिजर्व पड़ा हुआ है? 50 है सर। तो भाई 50 है तो फिर बात ही खत्म हो गई ना। तो यहां करो 50 और यहां करो 160, जो अभी अनुज ने बोला था। ये 50 पूरा का पूरा इधर आ जाए और ये कितना हो जाएगा? 160। डन? Yes sir. समझ में आया? नोट कर लो इसको बच्चों।
Done, sir. अच्छा जी, सुनो जी, इसको जरा देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अमाउंट रिसीव ऑन क्लोजर ऑफ अकाउंट और ऑप्टिंग आउट ऑफ एनपीएस 60% टैक्सेबल। इसको आप टैक्सेबल लिख लो बेटा फिलहाल के लिए, ठीक है। फर्स्ट इसको किया जा सकता है, अब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे है ना, टैक्सेबिलिटी ऑफ पेंशन रिसीव है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे डिडक्शन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे इसकी डेट ऑफ मेच्योरिटी आ गई, या फिर ये क्या नाम है, यूटिलाइज हो गई। यूटिलाइज होने का मतलब क्या है जी, कि यहाँ से हमारी पेंशन शुरू हो गई, हमारे को फंड रिसीव होगा, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास में अगर हमने पॉलिसी को क्लोज कर दिया था, अगर पॉलिसी अमाउंट रिसीव ऑन द क्लोजर ऑफ अकाउंट, ऑप्टिंग आउट यानी कि बाहर हो गया, मैंने कहा मेरे को नहीं चाहिए ये पॉलिसी, थोड़े टाइम बाद मेरा मन भर गया, तो अमाउंट जितना भी रिसीव होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। वहां पे 60% लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है अभी बता दूंगा। नंबर 2 लिखा हुआ है, इफ अकाउंट्स की अमाउंट क्लास भी है 3 बजे से। क्या सर? अकाउंट्स की क्लास है 3 बजे से हमारी। 3 बजे अकाउंट की क्लास है? ओह माय गॉड, यस सर, 3 से 5 स्टार्ट हो गई है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, फिर इसको वाइंड अप करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसी से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके Okay, बाय। sir. ओके सर, थैंक यू सर।